गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हार्ट बीट आईएएस। ये जो लेक्चर है इसमें जो जून का फर्स्ट वीक है उसके इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स देखेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि जो करंट अफेयर्स के सेशन जो होंगे जो अपलोड किए जाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मोस्टली पर्पज़ क्या है कि पीडीएफ आप मतलब मैं इनिशियली क्लियर कर देता हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पीडीएफ भी अपना अपना पढ़ सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है उसमें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है कि सिर्फ पढ़ने से एंड में रिकॉल नहीं होता है और याद भी नहीं रहा जाता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास टाइम है और मेरे ख्याल से अगर हफ्ते में 2 घंटे या जो भी जितना भी सेशन रहेगा 1.5-2 घंटे, तो उतना टाइम आपने करंट इवेंट्स के लिए निकालना ही चाहिए। सेकेंड, आप जब करंट इवेंट्स इस तरह से पढ़ते हो मोस्टली आपको ये समझ में आएगा कि ये लेक्चर में मैंने करंट इवेंट्स इशू बेस्ड लिए हैं। मतलब मैं इशू बेस्ड इन द सेंस ऐसे कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा प्रीलिम्स या मेंस ऐसा आपको डायरेक्ट सेग्रीगेशन नहीं है, इवन दो टिल्टेड टुवर्ड्स मेंस ज़्यादा है, बट इशू बेस्ड इन द सेंस कि इतनी सारी चीज़ें होती है बट उसको एक इशू में कैसे हम देखेंगे तो उस बारे में है। उसमें से क्रक्स कैसे निकालेंगे, मेंस के लिए क्या यूज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अगर सिर्फ ये पढ़ोगे, पढ़ना है, पीडीएफ इसलिए दी जाती है आपको कि आपका टाइम लिखने में ज़्यादा नहीं जाए, चीज़ें मतलब वीडियो पॉज करके लिखे उसमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन पर्पज़ ये भी कि आप वो सुने, कानों तक जाए, कानों से दिमाग में और दिमाग से दिल में। बिकॉज इन द 3 आवर्स जो आपको एक्चुअल में फील हुआ है या कोई चीज़ एक्चुअल में समझ में आई है वही पेपर में आता है, क्योंकि वो 3 घंटे में आपको ऐसा लगता है मैं सोच के आंसर्स लिखूंगी, वो होगा नहीं। सो जो चीज़ आप बहुत बार बार करते हो, सुनते हो, वो वर्ड्स, वो की टर्मिनोलॉजीज, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए वो आउटकम रह सकता है। पर्पज़ भी ये है, अदरवाइज़ मैं खुद पीडीएफ बना के भेज दे सकता हूँ ग्रुप पे, बट ये लेक्चर रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी वो चीज़ें सुने, आप समझ में ले, चीज़ों को कंटेक्स्ट में से समझे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो पीपीटी पे पॉइंट्स है, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ है, वो भी आपको वीडियो थ्रू समझ में आएगा। तो ये जानबूझ के वीडियो के स्टार्टिंग में मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स रहेंगे वो वीकली अपलोड होंगे, आपको वीकली मिलेंगे। मोस्टली मैं संडे मतलब 1 से अभी जो 5th तक था, 5th तक के लिए है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तक का है, करंट इवेंट्स लिया है, ठीक है। आगे उसके बाद में वैसे वैसे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई खास दिन अभी डिसाइड नहीं किया है, आगे चल के करेंगे कि जिस दिन मोस्टली इस दिन वो करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होगा। अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, बट मोस्टली 6-7 डेज का एक गैप में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स सेशन। फर्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अभी चल रहा था कि डीलिमिटेशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक इशू चल रहा था, और मोस्टली सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया दे वर काइंड ऑफ अपोजिंग इट कि जस्ट डीलिमिटेशन का जो क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन इज़ इरेशनल, और ऐसे कमेंट्स आए इनजस्टिस टू द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। थोड़ा सा हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं कि किसने कमेंट किया, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल एज सच, बट हमें इंपॉर्टेंट है कि ये इशू क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज यूपीएससी को जो कुछ है डिबेट में या जो कुछ चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। सो कौन से हाँ, आप बस इसको लिख सकते हो कि मतलब एक वन ऑफ द रीज़न आप लिख सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज़, आप एक किसी का नाम मत लिखो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अपोजिंग, आर हैविंग चैलेंज, एक बोलते हैं कि आपके उनके एक हेजिटेशंस है, कोई रिजर्वेशंस है रिगार्डिंग डीलिमिटेशंस। आप सम ऑफ द सदर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिजर्वेशंस रिगार्डिंग डीलिमिटेशन, आप एक पॉइंट याद कर सकते हो। सा ज़रूरी नहीं कि किसने क्या कितना क्या डिटेल में बोला, हमें इंपॉर्टेंट है कि इशू समझ में लेते हैं क्या है। और ये 2-3 बार काफ़ी बार मतलब न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ बस एक बार हुई तो वो मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ों को ऐसा हम देख सकते हैं कि हाँ ये 2-3 बार कंटिन्यूस हो रहा है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डीलिमिटेशन? इट मीन्स एन एक्ट और द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और द बाउंड्रीज। डीलिमिटेशन या तो लिमिट्स मतलब मैं वही कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी लिमिट्स है, और बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री, वो लिमिट करने का वो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इट इज़ द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग
लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो टेरिटोरियल कौन सी आपने इलेक्शन में, 2 इलेक्शन में मोस्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं एमपी और एमएलए का, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपने, सो नाम में ही है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज बेस्ड ऑन, वो जो डिटरमाइन किया जाता है उस प्रोसेस को डीलिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले कब इनेक्ट किया गया था और कहाँ से आता है ये? तो डीलिमिटेशन कमीशन वाज इनेक्टेड इन 1952। आप ऐसा बेसिक मोटा मोटा याद रखो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन, जैसे जैसे सेंसस होगा वैसे वैसे डीलिमिटेशन कमीशन होगा। अभी सेंसस बहुत बार हुआ है लेकिन हर बार डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो अपॉइंट कौन करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। सो डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो अनफॉर्चुनेटली बट पॉपुलर मीडिया में हम करते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम समझ में आनी चाहिए, ना कि मीडिया में सिर्फ क्या चल रहा है, बट इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये आप बिल्कुल याद रख सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट कर रहा है एक्सक्यूज मी वो जो अपॉइंट कर रहा है, तो आप ये याद रखो दैट अपॉइंटमेंट इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उतना याद रखना। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज ऑर्डर हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, आप उनके ऑर्डर्स कोई कोर्ट में नहीं होंगे। ठीक है, ये डीलिमिटेशन कमीशन का एक इम्पोर्टेंस है। सो उसी तरह जो फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन है वो 1950-51 में आया था, आफ्टर व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन ऑन 26 जनवरी 1950। उसके बाद में फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आया, उसी के बाद में इलेक्शन हुआ। तो आपको यहाँ पे जो ये वर्ड दिखता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑन विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन का रोल जो दिख रहा है वो वही है। सो डीलिमिटेशन कमीशन ये इलेक्शन कमीशन के साथ में चलता है। जब मैं आपको मेंबर्स भी बताऊंगा हु आर द मेंबर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन, देन यू विल ऑल्सो गेट टू नो रोल ऑफ सम ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, copies of its order are laid before both the houses of people and both the house of people and the state legislative assembly, अगर स्टेट जो भी कंसर्न है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मान लो महाराष्ट्र का है, सो अगर महाराष्ट्र की डिलिमिटेशन का है तो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में भी आएगा, और महाराष्ट्र से कंसर्न है तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो टेबल किया जाएगा। बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसेबल, कोई भी मॉडिफिकेशन परमिसेबल नहीं है। दैट मीन्स द रिपोर्ट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ, वो डिस्कस भी नहीं की जाती, उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। सो पावरफुल कितना है डिलिमिटेशन, आपको उससे ध्यान आएगा। और जैसा अभी मैंने बोला कि मोस्टली आप देखो तो 52, 62, 72, 2002। अब इस सब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर 51 का सेंसस है, 61 का है, 71 का है, लेकिन अगर ये बोल रहा है कोई कि आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन सेट किया है क्या, नहीं होना चाहिए। बट 71 में ही डिसाइड कर दिया था 42nd अमेंडमेंट की कि अब हम रुकेंगे, इस मोमेंट पे रुकेंगे, हम अगला डिलिमिटेशन नहीं करेंगे। फिर 2002 में हुआ और 1 का सेंसस कंसिडर किया और फिर वापस से रुक गए कि नहीं अभी हम थोड़ा रुकेंगे। और वो भी रुकना या जितना पॉज लेना है वो भी कोई रैंडम नहीं है, उसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिक्स्ड किया जाता है, वो फिक्स्ड की लिमिट को भी कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली डिटरमाइन किया जाता है। सो व्हेन वी से इंडिया इज अ लॉ, इंडिया इज गवर्न्ड बाय द लॉ, गवर्न्ड बाय द बुक ऑफ विच इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसका एक पर्पज़ है कि एवरीथिंग इंक्लूडिंग डिलिमिटेशन ये भी रूल ऑफ लॉ से ही वर्क होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ काफ़ी बार मिस हो जाती है। इन केस ऑफ स्टेट्स ऑल्सो इट इज़ पार्लियामेंट even in case of state also empowered to determine the authority and manner in which delimitation has to be made, which means अभी एक एग्जाम्पल आपको, एक जो रियल एग्जाम्पल है, जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ। सो जम्मू कश्मीर के पास आफ्टर द एबोलिशन ऑफ 370, सो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली चेंज हो गई थी, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है, लद्दाख को अलग यूटी बनाया है। सो राइट नाउ दे डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होनी चाहिए।
तो वो कब होगी, जब कॉन्स्टिट्यूंसीज है। बट सिंस उनका जोग्राफी चेंज किया है, उनका जो जम्मू कश्मीर में पहले अलग अलग रीजन्स थे, तो एक एग्जांपल बोल के बताऊँ तो पहले अगर मैं पूछूँ तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कौन शेयर करता था, इट वॉज JNK, बराबर। आफ्टर एबोलिशन ऑफ 370 लद्दाख अभी यूटी शेयर करती है, तो दैट मीन्स एरिया चेंज हो गया है। तो इसके लिए अभी अगर नए MLAs चाहिए, नई कॉल्स, तो डीलिमिटेशन होना ज़रूरी है। और वो डीलिमिटेशन हुआ, और वो डीलिमिटेशन करवाया किसने, इट वॉज बाय द पार्लियामेंट। तो आप डीलिमिटेशन को एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हो, अगर किसी ने, अब हमें क्वेश्चन जब आता है या कहीं आता है, सो द एक्ट ऑफ डीलिमिटेशन इटसेल्फ सेज दैट इंडिया में यूनियन पावरफुल हो जाता है, बराबर है। सो इंडियन पॉलिटी इज कॉल्ड एज क्वाज़ी फेडरल और टिल्टेड टुवर्ड्स मोर ऑफ अ यूनियन दैन ऑफ अ फेडरल नेचर। तो उसका एक पॉइंट भी आप इससे डिराइव कर सकते हो, क्योंकि स्टेट्स का भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट करना, कितना क्या होना चाहिए, वो भी पार्लियामेंट कर सकता है। सो अब इसके लिए जैसे क्या चीज़ और कैसे वो ये करते हैं, तो आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू एनेक्ट डीलिमिटेशन कमीशन आफ्टर बाईपासिंग डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हमेशा करते हैं क्या, नहीं, वो दिया गया है। और आर्टिकल 170 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो 82 में पार्लियामेंट, 170 में स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स का भी कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, इट इज एम्पावर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was passed which froze the allocation of seats in the लोक सभा। तो अब जैसे हमने देखा कि 4 डिलिमिटेशन हो गए हैं, 52, 62, 72, 2002। तो अगर मैं फ्रीज कर रहा हूँ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं फ्रीज कर रहा हूँ, मैं इन द सेंस अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कर रहे हैं, सो वो उनके डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, दे हैव टू पास एन अमेंडमेंट विच हैज़ टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट वाज 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखना, यस, इट वाज द 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच हैज़ फ्रोजन द एलोकेशन ऑफ सीट्स। और वो एलोकेशन ऑफ सीट्स में उन्होंने क्या किया कि 1971 के सेंसस से हमने स्टेट्स के जो नंबर ऑफ सीट्स है, फॉर एग्जांपल लोकसभा के भी, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो यूपी हैज़ 80 सीट्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द लोकसभा, महाराष्ट्र हैज़ आई गेस 48 है। तो अब ये जो है ये 71 के सेंसस है एंड टिल द ईयर 2026। तो आपको समझ में आ रहा है। अब आपको अगर मतलब चीज़ों को आप अगर एक कॉन्टेक्स्ट में समझो तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा 26 में ये जो सीलिंग या जो फ्रीज किया गया है वो खुलेगा, लेकिन 26 के पहले एक इलेक्शन होने वाला है, दैट इज 24। सो 24 को अभी तक जैसे चल रहा है वैसे ही होने वाला है। सो यूपी का शेयर वैसे रहेगा, लेकिन उसके बाद में सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो सकते हैं। अब आपको इसको लिंक कर सकते हो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से, करेक्ट है। क्यों नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, क्योंकि नया डीलिमिटेशन जो हमारा अभी 545 जो नंबर ऑफ प्लस जो जीते जाता है अभी 545 स्ट्रेंथ है, वो शायद चेंज होके 800 ऑड के पास चली जाए, तो वापस से नया पार्लियामेंट, सो राज्यसभा के सीट्स वापस चेंज होंगे। तो ये सब को भी ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें की गई है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई बस पूछे कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, तो आपके पास कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और डीलिमिटेशन कमीशन का पर्पस क्या है, इट नीड्स टू बी कैरिड आउट पीरियडिकली टू एंश्योर दैट पैरिटी ऑफ वोट, दैट इज वन मैन वन वोट बाय द वोटर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। तो पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा है तो उनका शेयर ज़्यादा होना चाहिए, और इसके वजह से जो वन मैन वन वोट, ये जो पैरिटी है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में जो हम बात करते हैं कि हर इंसान की वोट की एक वैल्यू है और वो कोई किसी से ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, सो इट हैज़ टू बी मेंटेन। सो ये भी कंक्लूजन में आप लिख सकते हो या याद कर सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट है कि डीलिमिटेशन का पर्पस है टू मेंटेन द पैरिटी ऑफ वोट्स अमंग वोटर्स, ठीक है, याद रखना। अभी डीलिमिटेशन कमीशन बनता कैसे, ये तो हमने देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कमीशन कॉल्ड डीलिमिटेशन कमीशन। अब इनमें 3 मेंबर्स रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अ पर्सन हैज़ टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और वो जज जो सुप्रीम कोर्ट के रहने वाले हैं, दैट पर्सन विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट डीलिमिटेशन कमीशन।
तो वो चेयरपर्सन होंगे, सबसे पहले ये। अब सेकंड, जैसे पहले बोला इलेक्शन कमीशन का रोल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर मान लो इलेक्शन है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, जैसे 2023 में काफ़ी बिजी शेड्यूल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट्स में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो उस टाइम पे काफ़ी बिजी है। तो इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय और एन इलेक्शन कमिश्नर, जो तीन है साथ में दो, तो उनको में से किसी एक को भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड, ये दोनों का, और अगर कोई स्टेट्स के रिगार्डिंग है तो उस स्टेट्स का, उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहेगा। सो दीज आर द 3 मेंबर्स। अब ऑब्वियसली 3 मेंबर्स है, तो जो भी कंसेंसस है कि किसको किधर कितने सीट्स डिवाइड करने हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो किसी के पास सुपर पावर नहीं, किसी के पास वीटो पावर नहीं है, जो भी होगा वो मेजॉरिटी से डिसीजन होगा। ये 3 लोगों में, ये याद रखना बेसिक है। सेकेंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कमीशन विच वॉज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दे हैव अ पावर, दे आर कॉल्ड, द डिलिमिटेशन कमीशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। क्यों क्वाज़ी जुडिशियल, क्यों? बिकॉज दे हैव द पावर टू डिटरमाइन देयर प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ सिविल कोड। उनमें अलग अलग मैटर्स है, मेरे ख्याल से हमें मैटर्स की ज़रूरत नहीं, मैंने तो वो भी पढ़ा सकता था, बट वो इररिलेवेंट होगा, बस ऐसा लगेगा बहुत पढ़ा है लेकिन वो इररिलेवेंट है। बट आपको इतना बस याद रखना है कि दे हैव दे डिलिमिटेशन कमीशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, बता सकते हैं उनको, ठीक है, याद रखना। अब डिलिमिटेशन कमीशन के कुछ कंसर्न्स जो रेज किए गए थे, फर्स्ट इज रीजनल डिस्पैरिटी। वाई रीजनल डिस्पैरिटी इज अ कंसर्न? सो सबसे पहले आपको याद है इंडिया में जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जो ऑब्वियसली अभी तक पॉपुलेशन के बेसिस पे ही है, उसकी भी एक रैशनैलिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट इग्नोर किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें सदर्न स्टेट्स, क्यों सदर्न स्टेट्स को इग्नोर और दे आर एट ए डिसएडवांटेज? बिकॉज गवर्नमेंट का अनदर पर्पज विच इज ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल। सो पॉपुलेशन कंट्रोल में कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है? सो पॉपुलेशन कंट्रोल में हम जिसको एक बहुत बड़ा और बहुत सही इंडिकेटर मानते हैं, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। सो ये जो यूनिवर्सल जो हमें अचीव करना है, दैट इज 2.1, ये अचीव करना या इसके भी पीछे जाना, मतलब 1.7, 1.8, इसमें कौन आगे है? तो इसमें सदर्न स्टेट्स आर अहेड इन दिस थिंग। तो इसलिए वो एक रीजनल डिस्पैरिटी की नंबर ऑफ सीट्स एलोकेशन है। सेकेंड, एक रीजनल डिस्पैरिटी ऐसे कि आप लोकसभा में कर तो रहे हो, ठीक है, सेम प्रिंसिपल आप राज्यसभा में भी कर रहे हो। द अपर हाउस, जैसे यूएसए में ऐसा नहीं है कि यूएसए में 51 स्टेट्स है, सबको 50 स्टेट, सबको दो दो दे दिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। सो ये एक चीज़ वो मानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का एक कंसर्न ये है। सेकेंड, इनएडिक्वेट फंडिंग एंड द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन या कोई भी फाइनेंस कमीशन है, अभी 15th है इसलिए 15th लिखा है। क्यों? क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन में जब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, वर्टिकल तो ठीक है सेंटर और स्टेट्स में है, सेंटर और स्टेट्स में है वर्टिकल डिवोल्यूशन, बट जब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करना है अमंग द स्टेट्स, तो जो 5 क्राइटेरियाज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू अगेन पॉपुलेशन एंड सेकेंड द एरिया, बट पॉपुलेशन को है। तो अगेन द स्टेट्स हु आर डूइंग बेटर, तो डिलिमिटेशन से जैसे ही वो ये होगा, इट विल अगेन बैकफायर द फंडिंग्स ऑफ द स्टेट्स। एंड उसमें भी एक पॉइंट, दीज स्टेट्स which receive less but they are among the highest contributor to the tax kitty in the union tax pool। तो वो भी एक उनका कंसर्न आ जाता है। मैं ये नहीं कर रहा कंसर्न सही होना चाहिए गलत होना चाहिए, हमें कंसर्न समझना चाहिए। ऑब्वियसली दीज कंसर्न्स आर नॉट सो इजी, इसलिए इनमें इतने सालों में सोल्यूशन भी नहीं बन पा रहा है, बट आपको कंसर्न्स क्या क्या है वो याद रहने चाहिए। नेक्स्ट, अफेक्टिंग द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जैसे अभी तक के पुराने डिलिमिटेशन में सब बोला जाता है कि शेड्यूल ट्राइब्स हैव फेस्ड द हार्डेस्ट, मतलब जो उन पे सबसे ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स। अब इसमें क्यों है? बिकॉज जब हम देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट का भी पर्पस क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? सो डिलिमिटेशन कमीशन सीट्स रिजर्व रखता है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। तो उनका पर्पस क्या होता है कि व्हेन दी सीट्स आर रिजर्व्ड, जब वो सोचते देखते कॉन्स्टिट्यूंसी की पढ़ाई करते हैं, दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे शुड फाइंड दैट दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला में।
अनफॉर्चुनेटली शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ना वो काफ़ी डिस्पर्स्ड है, बिकॉज दे लिव इन पॉकेट्स ऑल्सो। तो अगेन दैट इज़ अनदर थिंग कि ये जो रिजर्वेशन जो एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि इनको फेयर प्ले में आना चाहिए, तो नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन भी कभी कभी डिलिमिटेशन कमीशन को एक चैलेंज या कंसर्न किया जाता है। अब इसमें से सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले काफ़ी एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन किया गया था जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे सब डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर हमने जोनल काउंसिल्स भी बाद में देखा वो सब किया गया था। उसी तरह से अगर सेकेंड डिलिमिटेशन के पहले एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दो, सो दैट दे विल लुक कि स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज करनी क्या। फॉर एग्जांपल यूपी बहुत बड़ा स्टेट्स है, क्या यूपी को और छोटा स्टेट्स में बना सकते क्या, जो डिमांड है। फॉर एग्जांपल आपको पता था पहले उत्तरांचल जो यूपी में से अलग बन के उत्तराखंड बाद में बन गया था नया स्टेट 2002 में, बिहार से झारखंड अलग हो गया था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। तो इसी तरह अभी यूपी इतना बड़ा है तो क्या हो जाता है कि पैसा तो पूरे यूपी को मिल रहा है, स्पेंड हो रहा है कि नहीं, वो भी चीज़ें सोचनी चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन ने, वो भी रिकमेंडेशन देना चाहिए। और उसके पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करो। नेक्स्ट क्या है? लुकिंग बियॉन्ड पॉपुलेशन एज अ मैट्रिक्स, कि हाँ सही है पॉपुलेशन, ये जो फिलॉसफी है ये बिल्कुल सही है कि वन मैन वन वोट की वैल्यू को मेंटेन रखना, पैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। बट सिर्फ वो क्राइटेरिया होना चाहिए क्या? जैसे फाइनेंस कमीशन ने खुद को इवॉल्व किया, फाइनेंस कमीशन हर साल अलग अलग परसेंटेज वाइज में चेंज करता है, तो क्या वैसा भी हम कर सकते हैं क्या? ये भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। एंड नेक्स्ट, एम्फोसिस ऑन एड्रेसिंग दी असिमेट्री इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, दीज कैन बी some of the way forwards which we can provide in matter of delimitation। ठीक है, इतना तीन बेसिक है, हमें कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, हम ना उनको भी पता है ना इतना, बट बेसिक तुमको एक आइडिया है। आप आर्टिकल्स लिख लो, 87th अमेंडमेंट लिख लो, इससे आपका काफ़ी अगर कुछ इसके रिलेटेड आया तो काफ़ी कंटेक्स्ट आपका तैयार हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन। इनफैक्ट इस पर एक क्वेश्चन भी आ गया था, तो आप, मैं तो लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, आप बस पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर उसके बाद में आंसर्स चेक करना कि सही था या नहीं था। सो आई होप आप सब ने ये 2022 का है, उस टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन को 10 साल हो गए थे। सो उस टाइम पे न्यूज़ में था, और ऐसा था कि 2011 के सेंसस के बेसिस पे हमने बनाया, अभी नहीं था, तो इट वाज कि न्यूज़ में था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो याद रखना बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आई होप आपका आंसर आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको ऑब्वियसली टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, ये ना रिपोर्ट के हाइलाइट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, और मुझे ऐसा लगा कि आप इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हो, इस कीवर्ड को। दैट इज़, द कीवर्ड इज़ हंगर हॉटस्पॉट। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और FAO का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, उस रिपोर्ट में उन्होंने हंगर हॉटस्पॉट्स का मैप दिया है, हंगर हॉटस्पॉट्स। तो आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से हंगर हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया के हंगर हॉटस्पॉट को देखो, आप आइडेंटिफाई करो कि हंगर है, तो हंगर की कॉन्सेप्ट को आप माल नरिशमेंट से, आप अंडर नरिशमेंट से इससे कंपेयर करो, और ये टर्म मेरे ख्याल से आनी चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज़ किस चेंज में इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कहाँ कुछ हो रहा है। तो हंगर हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और FAO ने, तो उन्होंने अलग अलग रीजन्स बताए। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बस बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक साहेल रीजन है जो हमें पता है, आप सबको भी पता है। तो साहेल रीजन में बुर्किना फासो, छाड़, माली, मॉरिशस, नाइजर। अभी आपको लगेगा सर ये तो UPSC का प्रीवाई की 2023 का क्वेश्चन ही लग रहा है इस पर, तो वो भी काफ़ी चीज़ें, सोमालिया जैसे मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने ना रीज़न भी दिया है कि कहाँ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ हो रहा है क्या। सो दिस सिंबल इज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट। इमेज क्लियर नहीं है बट आप समझ सकते हो। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट हर जगह है, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन सीन, और स्पेशली फ्रॉम द अफ्रीका, कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ हंगर। ये चीज़ें याद रखना। और इसके फॉर एग्जांपल कि बाबा आप लिख सकते हैं अफ्रीका रिसोर्स रिच कंट्री बट इट इज़ ऑफ
मोस्टली इनकाउंटर्ड फेस द चैलेंजेस ऑफ हंगर एंड मालनरिशमेंट, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वन ऑफ द रीज़न। कोलंबिया में भी देखो, वेनेजुएला प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे भी वो दिखता है, ठीक है। सो आप इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करो, और मैं मोस्टली आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो GS2 में जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसमें जब आएगा तो हंगर हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, आपको पता है कौन सा है, क्या लिख सकते हो आप इसके बारे में। और कंटेक्स्ट में भी जैसे मतलब अगर देखो तो आप इसको स्टेट वाइज मत देखा, सेकेंड इसको स्टेट वाइज मत देखना, मैं इसको रीजन वाइज देखना। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि सर महाराष्ट्र में हंगर का स्टेटस क्या है, तो महाराष्ट्र इज़ अ प्रॉस्परस स्टेट, बट उसमें देखा जाए तो मराठवाड़ा इज़ नॉट रिलेटिवली लेस, तो हंगर में भी, तो जैसे आप वहाँ पे देखोगे सेकेंड क्या, तो आप देखोगे बुंदेलखंड रीजन थोड़ा सा ये है, गुजरात में देखोगे तो सौराष्ट्र रीजन है, तो आप रीजनल लेवल पे देखो, करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में अगर देखोगे तो रायलसीमा ये रीजन याद रखना, तो इस तरह से देखो थोड़ा सा, लेकिन ये टर्म याद रखना हंगर हॉटस्पॉट, ठीक है। सो FAO द ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, उन्होंने ये किया कि अभी ये वापस ये भी टर्म आप लिख सकते हो, दैट इज एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी ये आपके इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में कहीं भी आ सकती है। एंड कंट्रीज इन द सिचुएशन कॉल्ड हंगर हॉटस्पॉट्स, तो हंगर हॉटस्पॉट्स आप लिख सकते हो, उसके लिए वो उनका रिपोर्ट अभी आया था। इनफैक्ट अब देखो तो प्रीलिम्स 2023 में तो सिंस आपने दिया होगा तो क्वेश्चन भी आ गया था, सॉरी ये इसका आंसर नीचे वो ये हो गया, उसका आंसर ये होना चाहिए, सॉरी मार्किंग गलत हो गया, हाँ। सो इसका आंसर सोमालिया होना चाहिए, इक्वेडोर नहीं, सोमालिया होना चाहिए। अभी इनफैक्ट आप अगर देखो तो ये इसमें भी आप देखोगे तो सोमालिया है, लेकिन फिर इसमें आप देखोगे अंगोला, तो मैं आपको अंगोला भी दिखा देता हूँ, तो आपको देखो अंगोला में भी है, लेकिन अंगोला में क्या है, आप अगर इमेजेस देखोगे तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, तो सिविल वॉर जैसे सिचुएशन नहीं है, तो इसके वजह से सोमालिया इसका ज़्यादा सही आंसर है। अब काफ़ी लोग मुझे पता है कि सर इस साल आ गया, ठीक है, क्या इसी को बेसिस करके आया क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या कहाँ चल रहा है। सेकेंड, ये हमेशा याद रखना, यूपीएससी ना कभी पिछले 6 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो ठीक है, लेकिन वो मोस्टली एस्पिरेंट का देखते कि आपको अभी तक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं। और ये अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए ऐसा नहीं कि अभी, बट 2018 का क्वेश्चन है, 2018 सेट ए क्वेश्चन नंबर 18, very recently which of the following of this lack of people suffered from severe famine, acute malnutrition or died out of starvation by war or ethnic conflict। अब आप देखो, यस इसका आंसर है येमेन एंड साउथ सूडान। तो आपको अगर मैं इसका आंसर भी बताऊँ तो आपको इधर दिखेगा कि येमेन देखो, एक जस्ट सेकेंड, सो येमेन आपको दिखेगा कि हाँ ये भी है, और साउथ सूडान आपको दिखेगा, ये साउथ सूडान, यस यहाँ पे भी दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये साउथ सूडान यहाँ पे भी दिक्कत है और यहाँ पे भी है, लेकिन आप देखो कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है यूपीएससी, उसमें आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि 2023 में एकदम से पूछ लिया, उनका ये थीम रिपीटेटिवली होता है, वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको दोबारा कैसे ना कैसे करके करते हैं, याद रखना। तो आपको क्या कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है क्या, कुछ न्यूज़ में था क्या, ये याद रखना है, ठीक है। वो प्रीलिम्स के बाद में तब देखेंगे, लेकिन आप जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूर रखना। अभी थोड़ा सा एक स्टैटिक पार्ट FAO क्या है वो भी बता देता हूँ, सो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो FAO इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। मैंने करंट अफेयर्स के एक सेशन में जब इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था तो आपको पूरा UN समझाया था, UN के सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज समझाई थी, उस बॉडीज़ में किस एजेंसी को कब वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है वो भी बताया था। इसलिए आपको पता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नहीं है बट FAO है। इसका पर्पज़ क्या है, टू एफर्ट्स टू डिफीट द हंगर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ल्ड फूड डे जो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, वो सेलिब्रेट होता है इसी इंटेंशन से कि उस दिन 16 अक्टूबर को 1945 में FAO वो सेटअप। अब ये भी चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं कि वर्ल्ड फूड डे तब से मनाया जाता है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड फूड डे बनाना हमने 1960s में, 61 में एग्जैक्टली नहीं पता, बट तब शुरू किया था, लेटर नॉट फ्रॉम 45, बट पर्पज़ है कि जब FAO बना था 16 अक्टूबर को 1945 में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो याद रखना। अब उसकी 2 सिस्टर बॉडीज़ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और सेकेंड है इंटरनेशनल फंड फॉर
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, ये सब आपको बेसिक तो पता है, इतना याद रखना। अब इन्होंने कोई इनिशिएटिव्स लिए होते हैं, वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूज़ में आते हैं, आप जब पेपर पढ़ते हो तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ते रहना, करंट में सब चीज़ें आते रहती है। सो फर्स्ट वाज GIAHS। तो अब क्या है, ग्लोबली इम्पॉर्टेंट हेरिटेज सिस्टम, एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम टू सेफगार्ड एंड सपोर्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ऐसा नहीं इंडिया का, दुनिया के कोई ट्रेडिशनल, एक हम वो है जो मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, हम वो है, लेकिन FAO क्या कर रहा है, नहीं, देयर वाज सम एंशिएंट विजडम आल्सो। उस एंशिएंट विजडम को क्या हम हार्नेस कर सकते हैं, क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए वो स्कीम है, वो इनिशिएटिव है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के साइट्स है क्या, हाँ है। सो ये बहुत बहुत अच्छा है, इसके बारे में बाद में पढ़ना, अभी टाइम नहीं है। कुट्टूनड बिलो सी लेवल राइस फार्मिंग ऑफ केरला, ये फर्स्ट साइट है। सेकेंड है कोरापुट ट्रेडिशनल फार्मिंग, कोरापुट इज अ रीजन, कोल्हापुर बोलांगीर वन ऑफ द पॉवर्टी ड्रिवन रीजन ऑफ उड़ीसा। वो कॉरिडोर ही है, कोरापुत बोलांगीर समथिंग, बट कोरापुत कॉरिडोर याद रखना। तो वहाँ पे भी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, और एक नॉर्थ में एक याद रखना पैम्पोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन का। सो ये 3 इंडिया की साइट्स जो है उसमें इंक्लूडेड है। पर्पस क्या है, अगेन टू सपोर्ट एंड सेफगार्ड द वर्ल्ड हेरिटेज एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, याद रखना। ये एक है। सेकेंड, फिर बाद में इनिशिएटिव में कोडेक्स एमेलिटियस कमीशन, नाम से समझ में नहीं आएगा क्या होता है, और अल्टरनेटिव कॉल्ड एज कैग। ये वो बॉडी है जो फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड्स है, या जैसे आपको कि किस में कितना पेस्टिसाइड्स और क्या, मतलब इनफैक्ट WTO भी इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, आपने WTO का सुना होगा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, कि अगर मैं आम है, आम का कलर अगर टेक्सचर है एक येलोइश और ऑरेंज के बीच का जो टेक्सचर है वो एकदम बढ़िया लगता है, आपने माजा का भी ऐड देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में, तो उस तरह से आने के लिए कोई केमिकल यूज़ किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये फूड स्टैंडर्ड्स ये सब वो भी डिटरमाइन करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। और नेक्स्ट एक है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इट वॉज अडोप्टेड इन 2001। तो ये ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नॉर्मली हमें लगेगा कि नहीं ये कहीं और का है, CBD का लगेगा, बिकॉज कन्वेंशन वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नगोया है, कार्टेजिना है, LMO, वो पता है आपको, बट इसमें भी ये चीज़ याद रखना, इतना बेसिक ज़रूरी है, ठीक है। UPSC ने एक बार इस पे काफ़ी इमोशनल हो गया था, जज्बाती हो गया, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था, जो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, पॉज करना वीडियो को और फिर बाद में सॉल्व करना, मैं आंसर तो बताऊंगा ही। सो आई होप आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें पड़ा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज आइडेंटिफाई टू ग्रेटली एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल हेरिटेज है, और अगर ये आप एलिमिनेट कर दो तो फर्स्ट और ये एलिमिनेट हो ही जाएगा, फिर आपको देखना है सेकंड तो सही है, थर्ड टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज आइडेंटिफाई, नहीं ऐसा नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज B ओनली। इट वाज इन प्रीलिम्स ऑफ 2016, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस UPSC आस्क्ड। काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट अगेन नहीं पता है, आप कॉन्सेप्ट से भी आंसर्स निकाल सकते हो। उस टाइम पे ऐसा होता था कि आंसर आ जाते थे, अगर यही क्वेश्चन मैं इसको 16 से जगह 2023 कर दूँ तो आपको ये आएगा ओनली ए बर है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, और लास्ट आएगा ऑल स्टेटमेंट या नन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो किसको कौन सा लगे वो देख लो, किसी ने, बहुत लोगों ने 1 कर दिया, उनको 1 कोई भी लग सकता है। सो UPSC फ्रॉम ऑब्जेक्टिव नॉलेज इट हैज़ बिकम अ गैम्बल। सो अगर कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं है, ये UPSC ने याद रखना। जस्ट बिकॉज आप कोई चीज़ कर रहे हो दैट डज नॉट जस्टिफाई कि आप क्यों सही हो, आपको भी सोचना चाहिए कि हम क्या से क्या बन रहे हैं, ठीक है। सो याद रखना। बट ठीक है, हमारी तो रोना शुरू रहेगा, बट ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था कि अहेड ऑफ मॉनसून सीजन व्हाट इज़ द फूड सप्लाई सिचुएशन। अब ये जो है इसमें बहुत ऐसा नहीं, बट ये ऐसा याद रखना, आप जब इथिक्स की केस स्टडीज़ लिखते हो, इथिक्स की जब केस स्टडीज़ लिखते हो, आपको कहीं कोई काम दिया है तो आपको हमेशा याद रखना है क्या मैं इस केस स्टडीज़ में फूड वाला एंगल मिस तो नहीं कर रहा, फ्लड वाला एंगल मिस तो नहीं कर रहा, सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी वाला एंगल मिस तो नहीं कर रहा।
क्यों ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अभी मॉनसून आने वाला है, तो आईएमडी ने बोला ऐसा ऐसा मॉनसून है, लेकिन उस मॉनसून के पहले एफसीआई के गोडाउन सही से है क्या नहीं, नाफेड ने जो प्रोक्योरमेंट किया है वो सही से है, उसका रिजर्व्स कितना है, हर चीज़ का एक स्टॉक पाइल गवर्नमेंट याद रखता है कितना है। ये सब क्यों? क्योंकि ये अगर सही है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी सही है और गवर्नमेंट के जो सप्लाई साइड मेजर्स है वो भी सही काम करेंगे। इसका यूज़ क्या है, तो आप हमेशा एथिक्स में याद रखना, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन, अगर मान लो कहीं इंडस्ट्री में ऐसा डिस्प्यूट हो गया है, कुछ हुआ, तो आप अगर ऐसा मान लो कोई ऐसा गया कि केमिकल पोल्यूशन की वजह से केमिकल फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, तो आप क्या करोगे? हाँ सर फैक्ट्री बंद कर देंगे, लेकिन क्या पता उस फैक्ट्री से जो आउटपुट आ रहा है वो केमिकल फैक्ट्री के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस एंगल से भी सोचना है हमेशा, फूड सिक्योरिटी और बेसिकली लिविंग लाइफ की जो सिक्योरिटी, उस डायमेंशंस को हमेशा इथिक्स में याद रखना ज़रूरी है। अब ये वाले टॉपिक में सो बेसिकली क्या है, तो इसमें तीन चीज़ें आरबीआई के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आरबीआई सबसे पहले एक तो हमें पता है कि जो सीपीआई जो कंबाइंड यूज़ करता है आरबीआई, उसमें सबसे ज़्यादा 54% वेटेज किसका है? 54%। तो फूड इन्फ्लेशन का है, तो फूड का जो वेटेज है 54% है, तो इसलिए अगर वो नहीं बराबर से स्टॉक पाइल है तो क्या होगा? प्राइजेस विल गो अप एंड अल्टीमेटली इससे क्या होगा? आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, जो आरबीआई एक्ट ऑफ 34 ऑफ सेक्शन 45 ZB जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग देते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा और ये रेपो रेट आरबीआई को बढ़ाना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी करंट आएगा। इतना सब याद मत रखना, बट ठीक है ये बेसिक है, इसको याद रखना कि इस पॉइंट से भी लिखना है, याद रखना है, इससे क्या होगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब ये वाला पॉइंट है, ये काफ़ी बार मिस हो जाता है। सो दैट इज द परसिस्टेंस एंड द पास थ्रू ऑफ फूड इन्फ्लेशन टू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जैसे आप एक एग्जांपल है, तो आप सिंपल है, मिल्क के प्राइसेस जब इंक्रीज होंगे तो मिल्क की वजह से पनीर और फूड प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस, आइसक्रीम भी महंगा होगा, तो हर चीज़ पे उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है। क्या लिखेंगे आप? स्पिल ओवर इफेक्ट। तो काफ़ी लोग जो अभी सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहे हैं उनके पीडीएफ में स्पिल ओवर इफेक्ट ये पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखोगे और उसको स्क्वायर करके जाओगे तो एग्जामिनर बोलेगा बस भाई इतना ही देखना था मुझे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। गवर्नमेंट और क्या क्या इनिशिएटिव लेता है फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो आपके आंसर्स में एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। हर साल पिछले 5 साल में ऐसा देखा जाए फ्रॉम लास्ट 5 ईयर कंजिक्यूटिवली बजट फॉर द फूड सिक्योरिटी हैज़ गॉन अप। रिसेंटली इट हैज़ बीन मोर देन 80,000 करोड़। सो 80,000 करोड़ से ज़्यादा बजटरी प्रोविज़न नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू किया जाता है। क्योंकि आपको याद है 1 2 3 ये अभी वो नहीं पढ़ाऊंगा, बट याद रखना किसको क्या कवर है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेटेड पीडीएस, कि पीडीएस से जो फेयर प्राइस शॉप्स है उसके थ्रू हम अवेलेबल करा देते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, ये भी याद रखना। और ई नाम पोर्टल है, ई नाम से क्या है, तो ऑल दी एपीएमसीज ऑफ इंडिया, ऑल नहीं बट जितने भी कनेक्टेड है एपीएमसीज ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड थ्रू अ टेक्नोलॉजी। सो ये इसको उसके साथ में ये भी याद रखना कि ई नाम ये पोर्टल सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिया, ये है आप हमेशा जब टेक्नोलॉजी का एंगल एग्रीकल्चर के साथ लिंक करना है तो आप ई नाम को कोट कीजिएगा, ई नाम को लिखिए कि टेक्नोलॉजी अनेबल्ड फार्मिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग में या टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है। तो हम जब पुराने टाइम पे देखते थे कि कैसे मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म, तो अभी मैकेनाइजेशन ऑफ पोर्टल्स और ऑटोमाइजेशन ऑफ पोर्टल्स क्यों ज़रूरी है, ताकि हम एपीएम से लिंक कर रहे हैं। जब एपीएम से लिंक कर रहे हैं तो फूड प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एनी मंडी, फूड अवेलेबिलिटी अक्रॉस इंडिया इज मेंटेन, और उसके साथ में प्रोड्यूसर को फेयर प्राइस भी मिलता है, याद रखना है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट, इनफैक्ट यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया था, 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आप ये देखो, पॉज करना और राइट आंसर निकालने की कोशिश करना। आई होप आपको आंसर आ गया होगा। सो फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में एक क्वेश्चन है। सो इसमें बीपीएल ओनली या ऐसा लिखा है, तो आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो सिर्फ बीपीएल को नहीं है, वो डिस्टिंक्शन बीपीएल एपीएल ऐसा है ही नहीं अभी। तो उन्होंने बोला है कि रूरल की अराउंड 75% पॉपुलेशन, अर्बन की अराउंड 50% पॉपुलेशन, ऑल इन ऑल 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, ऐसा डायरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये राइट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन अगेन दिस
ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 और 3। सो द एल्डेस्ट वुमन ऑफ द हाउस होल्ड एज अबाउट 18 ईयर शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। हाँ, जो भी इशुएंस ऑफ रेशन कार्ड है ये है। आप अगर मैंने एक प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस की एक सीरीज़ भी शुरू की है, वो स्पीचेस में भी आप अगर ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला है कि हमने उज्ज्वला का मतलब जो सिलेंडर है उसमें भी फीमेल को एम्पावर करने की कोशिश की है। बहुत इम्पोर्टेंट जो पीएम आवास योजना है, जो पक्का हाउस बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी जो फंडिंग है और जो घर का नाम भी है, तो वो भी हम इन द नेम ऑफ दैट ओनरशिप इज ऑल्सो इन द नेम ऑफ अ वुमेन हेड। तो ये चीज़ें याद रखना। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट, प्रेग्नेंट कैलोरीज ऑफ 1600 पर डे। अभी हमें पॉवर्टी में बोला जाता है कि भाई 2100 तो किलो कैलोरीज होनी चाहिए, और अगर रूरल में है तो 2400 होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो दिया है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, तो उनकी तो और ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन रहेगा। सो 1600 इज़ अ रॉन्ग। सो उस बेसिस पे भी नहीं होता है, बट ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ था। काफ़ी चीज़ें तो काफ़ी लोगों को लगता है कि सर फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कैसे प्रीलिम्स का हुआ, तो ये डिस्टिंक्शन ही नहीं रहा है अभी कि प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ना है, मेंस के लिए वो पढ़ना है, प्रीलिम्स में ऐसा आएगा, मेंस में ऐसा आएगा, आपको पता नहीं है। लेकिन मिलेट्स पे मेंस पे क्वेश्चन आके गया है। ऐसे काफ़ी चीज़ें जो मेंस में अलग अलग तरह पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट्स। सो एक्चुअली ये यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, लेकिन वो जो शुरू किया है वो गोबर्धन के अंदर शुरू किया है। सो सबसे पहले मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च्ड यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोबर्धन। गोबर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे हम क्या है। एक्ट एज अ वन स्टॉप रिपोजिटरी who want to participate in बायोगैस और compressed बायोगैस सेक्टर। ठीक है, सो ये इसके लिए ये न्यूज़ में था। तो बायोगैस यूनिफाइड, ये आप देखो तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है फॉर गोबर्धन प्लांट्स, ये उसका वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि गोबर्धन ये जो स्कीम है वो किसके रिलेटेड है। सो गोबर्धन का फुल फॉर्म गोबर्धन दैट इज गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। अगर नहीं याद रख रहे तो सिंपल गोबर्धन याद रखना। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उसके साथ में ये जो बायोगैस सीएनजी बायोगैस प्लांट्स, ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन से मिनिस्टर ने शुरू किया, तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति एंड वाटर एंड सैनिटेशन, इन्होंने शुरू किया। ये भी एक याद रखना। अब ये प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से थोड़ा हो जाएगा, बट एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ये याद रखना। सो अभी आगे मेन इसमें क्या क्या है, तो आपको हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है वापस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन्होंने पार्टनरशिप किया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ। सो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ में एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का नाम है सतत, दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। सो सतत, गाड़ी भी दिख रही है आपको। सो सतत इनिशिएटिव, इसके साथ में पार्टनरशिप किया है। बायोगैस है, सीएनजी है। सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, क्या आपका जो वेस्ट है घर का सॉलिड वेस्ट वगैरह, उसके साथ में और क्या कर सकते हैं। अब ये इनिशिएटिव कितना अच्छा नाम भी है, बायो ऊर्जा। सो बायो ऊर्जा इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका पर्पस क्या है, वेस्ट टू एनर्जी। बायो ऊर्जा को आप कोट कर सकते हो कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, फॉर एग्जांपल बायो ऊर्जा इनिशिएटिव। फिर बाद में मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड राइट, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के साथ आता है, उन्होंने क्या किया है, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें भी सीएनजी प्लांट्स लगाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये तो पता है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स क्यों है, क्योंकि इससे बायो फर्टिलाइज़र कंपोस्ट बनेगा जो आप मार्केट में बेच सकते हो। इनफैक्ट तो ये कोऑपरेटिव से भी ये आएगा। सो इनफैक्ट एक इसी चीज़ के रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ आपको, आपका भी तो फ़ायदा होना चाहिए। वीडियो देख रहे हो कि सिर्फ पीडीएफ पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जब आपको पता है कि कोऑपरेटिव करके अलग मिनिस्ट्री बनी है, बराबर है। सो कोऑपरेटिव हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज सेपरेट मिनिस्ट्री। तो महाराष्ट्र के जो कोऑपरेटिव कमिश्नर है, सहकार आयुक्त जिसे कहते हैं, तो उनका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, जो
गवर्नमेंट का, डीडी सह्याद्री महाराष्ट्र का है, तो उस पर एक पॉडकास्ट था, तो वो बोल रहे थे कि उनका एक इनिशिएटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, दैट इनिशिएटिव इज कॉल्ड, कि वो क्या बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र विल प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो सबसे पहले क्या, तो आप अगर कोई सोसाइटी में रहते हो तो उसको रजिस्टर्ड कीजिए। अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो सॉलिड वेस्ट है, जो आप, हमें पता है कि सॉलिड वेस्ट में अलग अलग क्राइटेरियाज है, लेकिन आप अगर सॉलिड वेस्ट में अगर आप बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हो तो उस बायो फर्टिलाइज़र को सेल करने के लिए हम मार्केट प्लेस देंगे। सेकेंड, गवर्नमेंट इफ़ प्रमोटेड, इफ़को के साथ में जो है उसके साथ में पार्टनरशिप करके वो बेचेंगे। ये हम काम करने वाले हैं। तो अगेन किससे याद आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से। आप ये कोऑपरेटिव्स में भी लिख सकते हो। तो कोऑपरेटिव सेक्टर सिर्फ मिल्क तक सीमित नहीं है, नहीं, उसको और बड़ा स्कोप पे देखो। सो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फैमिलीज, कोऑपरेटिव बैंक्स भी याद रखना, कोऑपरेटिव इज़ देयर फॉर वेरी डाइवर्स सेक्टर, ठीक है। तो ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें आप भी सुनते रहना, मैं भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिले तो नोट से आपको बाद में बताते जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी गोवर्धन में क्या क्या है ये आपको यहाँ पे सब दिया है मैंने कि गोवर्धन, लेकिन हमेशा याद रखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंस है का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी बोल सकते हैं वैसे तो, बट त्रिपुरा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर गोवर्धन प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो त्रिपुरा बिकेम, आप बस जैसे ऑर्गेनिक स्टेट का हमें सबको सिक्किम पता है ना, तो हम कोट कर देते कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम मॉडल, तो आप ऐसे लिख सकते हो गोवर्धन प्रोजेक्ट त्रिपुरा मॉडल। ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा एग्जामिनर पे। आप ये एसएस में भी या GS 1 2 3 कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको वो उतना पता भी होना चाहिए, ठीक है वो। सो अभी सबसे पहले कि क्या क्या होता है गोवर्धन में, वो क्या क्या चीज़ें दी है वो भी देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैनेजिंग देयर कैटल वेस्ट, फार्मर्स विलेजर्स को, फिर एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में, ऑर्गेनिक वेस्ट इन रूरल एरियाज, ये भी है। इट हेल्प्स विलेजर्स टू कन्वर्ट देयर वेस्ट टू वेल्थ, बायो ऊर्जा याद रखना, बायो ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी, इम्प्रूव एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एंड इट हैज़ अ हेल्थ इम्पैक्ट ऑल्सो, दैट इज कर्बिंग वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, मॉस्किटो ड्रिवन डायरिया, ये भी नहीं होगा, याद रखना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अप टू 50 लाख रुपीज पर डिस्ट्रिक्ट टू अचीव सेफ डिस्पोजल ऑफ कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। सो इसके लिए भी काम करते हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी, स्पेशली कैटल वेस्ट इनटू बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर्स, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे एंटरप्रेन्योरशिप भी इंप्रूव होगी, और ये बेसिक तो आपको पता है। सो पोटेंशियल बेनिफिट बस एक बार बता देता हूँ। तो इफेक्टिव बायोडिग्रेडेबल का वेस्ट मैनेजमेंट है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में रिडक्शन है। इससे क्या हो रहा है, हम वेस्ट टू एनर्जी, क्यों क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है या उसमें क्यों रिडक्शन आ रहा है, क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी, हम एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी। सो बायो ऊर्जा, सो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल कम्युनिटीज़, गाँव में जैसे हम ये सब कर रहे हैं। बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें नए नए रूरल प्रेन्योर्स आ रहे हैं, एग्रीप्रेन्योर्स आ सकते हैं। एडिशनल इनकम टू फार्मर्स, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम में भी शायद ये हेल्प कर दे, और प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ये सारी चीज़ें, वो सब उसका पर्पज़ है, याद रखना, ठीक है। अब ये गोवर्धन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसके सब, मतलब ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे कितने बायोगैस हमने प्लांट्स है सब वो दिया जाता है। सो लाइव मॉनिटरिंग है। सो इसमें बस प्राइम मिनिस्टर का कि क्या है हमें करना है, तो वेस्ट टू वेल्थ एंड वेस्ट टू एनर्जी। सो दो चीज़ें ये हमेशा याद रखना। जैसे एक कंक्लूजन में लिख सकते हो, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है सर अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखे, बेटर कंक्लूजन क्या लिखना है। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस जो बनाने वाले होते हैं, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ों पे ध्यान दिया होता है। प्राइम मिनिस्टर भी जब पढ़ते तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। तो आप बायो फर्टिलाइज़र, बायोगैस, गोवर्धन लिखो तो आप हमेशा याद रखना नाम में गोवर्धन। सो दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ और फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। अब इसमें एक इनफैक्ट आप देखो स्क्रीन पे, तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है मेंस में कि इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग, क्या क्या इम्पेडिमेंट्स चैलेंजेस है। ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, फिर बाद में हाउ टू रिमूव सेफली द टॉक्सिक वेस्ट। आप इसमें फ्रॉम हैबिटेट, कितना अच्छा आप अगर गोवर्धन है तो कितना अच्छा एक डायग्राम निकाल के, वो सेकेंड स्टेप, वो स्टेप 2 स्टेप 3 है, बट आपके पास एटलीस्ट एक मटेरियल बन जाएगा कि आगे कैसे करना है। सो दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप
फॉर लोन एप्लीकेशन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं स्वनिधि पढ़ाऊंगा, ना कि ये कि मोबाइल ऐप है। एक्चुअली इसको 3 साल हो गए हैं जून 1 में। ये कोविड के टाइम पे स्वनिधि शुरू किया था, वन ऑफ वेरी नोबल इनिशिएटिव। तो पीएम स्वनिधि दैट इज स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स जिनको बहुत तकलीफ हुई थी कोविड के टाइम पीरियड में, तो रिसेंटली कंप्लीटेड 3 इयर्स, तो उन्होंने नया ऐप ये लॉन्च किया उसके लिए। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, स्वनिधि ऑल स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की जा रही है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में करनी है, लेकिन उसके लिए स्टेट्स को मैंडेटरी है, स्टेट्स को, बिकॉज स्ट्रीट वेंडर और ये जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट्स को मैंडेटरी है कि आप स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड रेगुलेटिंग एक्ट जो है स्ट्रीट वेंडर्स का और स्ट्रीट वेंडिंग का, उसके रूल्स, जो एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया लेकिन उसके रूल्स आपके स्टेट्स में नोटिफाई कीजिए। इसका पर्पस क्या है, दैट द स्टेट एंड द सेंटर्स आर ऑन द सेम पेज, कि कोई रूल्स में डिफरेंस नहीं है। तो वही है कि यूनियन के मॉडल एक्ट से आप अपना एक रूल्स नोटिफाई करना ज़रूरी है। तो ऑल और मोस्टली सारे स्टेट्स ने किया है। एक फॉर एग्जांपल बस मुझे जितना याद था कि मेघालय ने उनके रूल्स किए, बट वो मोस्टली ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, तो मेघालय में भी इम्प्लीमेंटेड है। तो सिर्फ आपको ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बहुत चीज़ें पता होती है तो भी दिक्कत है कि मेघालय नहीं, याद रखना मेघालय में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऑल स्टेट्स में किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है स्वनिधि, तो सबसे पहले है कि एक तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा दिया जाता है। आप फोटोज़ भी देखना कौन कौन है, तो चाय का ठेला है, छोटा सा फूड स्टॉल है, स्ट्रीट वेंडर्स कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आएगा ही। इंटरेस्ट सब्सिडी एट 7% पर एनम, तो एक तो लोन लो इंटरेस्ट पे, लेकिन आप अगर उसको लोन को रिपे कर रहे हो, अगेन इट इज़ अ लोन को रिपे कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। मंथली कैशबैक जो है अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कवर अर्बन लोकल बॉडीज़ अक्रॉस द कंट्रीज, ऑलमोस्ट उनको यूनिवर्सल ही इम्प्लीमेंट करना है ये, ठीक है। सो और हाँ, अब इम्पॉर्टेंट और एक इसमें की फीचर में क्या, तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। मतलब क्या, इसका जो बजट है इसमें कोई स्टेट्स का एज सच पार्टनरशिप नहीं है। स्टेट्स को बस है कि आपने वो रूल्स नोटिफाई किए होने चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं। इससे क्या होगा कि सारा जो बजटरी एलोकेशन है, तो एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को दिया उसमें से ही आएगा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक तो वर्किंग कैपिटल। सेकेंड, मैं हमेशा बताता हूँ वर्किंग कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट टर्म में आनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब है धंधा जो है वो शुरू रखने के लिए जो लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल क्या, तो मार्केटिंग के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा चाय का दुकान है, तो मैं चाय मिल्क के लिए, मैं चाय के लिए सिलेंडर गैस लग रहा है, मैं चाय जो पाउडर है वो उसके लिए मिलेगा पैसा, ना कि मैं सर मुझे मेरा चाय का दुकान है, ये मेरे को गांव भर के लोगों को बताना है तो मैं फ्लेक्स लगा रहा हूँ उसके लिए, नहीं, वो नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। सेकेंड, रेगुलर रीपेमेंट कर रहा है तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड है। फर्स्ट लोन इज ऑफ 10,000 अगर आपने वो अच्छे से रिपे किया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 20,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 50,000 है। सबसे इंपॉर्टेंट, दिस लोन विल बी विदाउट कोलैटरल, नथिंग हैज़ टू बी गिवन। तो बैंक ने तो दे दिया पैसा, फिर सर बैंक को क्या, बैंक को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स दैट कोलैटरल ऑन देयर। मतलब ये लोन लेने वालों पे नहीं कोलैटरल जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैटरल लेती है खुद पे, और बजटरी एलोकेशन से वो भी होता है। बट वन ऑफ द गुड थिंग, आपको अच्छा भी लगेगा ये, सरप्राइज इन अ गुड वे, कि इट हैज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एनपीएज जो स्वनिधि के डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। विच मीन्स स्मॉल बोरोवर्स इन इंडिया, जो हमें मोस्टली रिटेल बोरोवर्स या जो भी है, दे हैव अ टेंडेंसी टू रीपे देयर लोन्स, ठीक है, अनलाइक सम ऑफ द लार्ज कॉरपोरेट्स। और दिक्कत उधर ही आती है, ठीक है, ये याद रखना। सो ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक्चुअली एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इस पे प्राइम मिनिस्टर का एक अच्छा वीडियो है वो थोड़ा सा बताता हूँ आपको, और एक बेसिक आइडिया भी आएगा क्या है क्या नहीं। अच्छा वीडियो है, डीडी न्यूज़ का, बताता हूँ। आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के दौर में जब देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, उस समय निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए पीएम मोदी ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों को बिना किसी जमानत के बैंक से सस्ता कर्ज दिया जाता है, जिसके ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। आइए देखते हैं स्वनिधि योजना पर हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट।
अभी हाल ही की तो बात है जब जिंदगी ठहर गई, महामारी का ऐसा प्रकोप कि बाजार बंद, सड़कें सूनी, रोजमर्रा के कामकाज। महामारी कम हुई तो अपने पीछे कई दर्द छोड़ गई। रोज कमाने और खाने वालों के पास पूंजी नहीं रही, व्यवसाय आगे चले तो कैसे। वाराणसी के रामजी पान की दुकान चलाते थे, बाजार खुलने पर दुकान चलाने की पूंजी नहीं रही। ब्रांच मैनेजर ने फोन करके खुद बुलाया और उन्होंने ऋण इशू किया। उसमें मेरा सामान नुकसान हुआ, जैसे पान वगैरह थे वो सब मेरे नुकसान हुए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ, तो और उसके बाद उसको पेड करने के बाद 20,000 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। वाराणसी के ही दुर्गा कुंड पर मोमोज की दुकान चलाने वाले अरविंद मौर्य आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का धन्यवाद करते नहीं करते। इन्हें भी इस योजना से 10,000 का लोन मिला और ठप पड़ा इनका कारोबार चल पड़ा। कोरोना काल आया तो हम लोग घर बैठ गए, दुकान हमारी बंद हो गई 2 महीने, पूंजी पूरी टूट गई। पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने गरीबों ठेले वालों के लिए लागू किया, जिससे 10,000 रुपये लोन सभी लोग ले सके। उस लोन के तहत हमने भी लोन 10,000 रुपये का लिया, 20,000 रुपये का फिर मुझे लोन मिला। काफी उस लोन से मुझे राहत हो गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी भी है, तभी तो अपने संसदीय क्षेत्र के लाभार्थी अरविंद से वर्चुअल बात भी की। अरविंद जी नमस्ते जी, स्वागत प्रणाम। इन कमजोर दुकानदारों की मदद के लिए वाराणसी में 31 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 14,000 लोन दूसरे चरण में है। दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण मिलता है। अब तक 32,000 वेंडरों को इस योजना का लाभ मिला है। 10,000 रुपए पहले चरण में मिलता है, जबकि तीसरे चरण में 50,000 रुपए मिलते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्वावलंबन के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ओके, सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th of जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सो पर्पस और सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक इस पे यूएन के साइट का सीधा स्क्रीनशॉट है। तो 5th of जून को सेलिब्रेट होता है। इस बार जो होस्ट कंट्री है वो आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट अगर फुटबॉल देखते तो आपको शायद चेल्सी का स्ट्राइकर पता होगा, दिदियर ड्रॉगबा, तो ठीक है। और इन पार्टनरशिप विद नेदरलैंड। थीम क्या है, तो बैन प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और क्या है तो सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक पोल्यूशंस। तो इंडिया ने भी, आपको पता है कि प्लास्टिक पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है जुलाई 2020 से 2022 से वो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक ऑलमोस्ट वैनिश्ड है। रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, तो याद रखना, ठीक है। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अब सबसे इम्पोर्टेंट सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1973 में, तो ये आज इस बार 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो क्यों सेलिब्रेट किया गया था, तो UNEP जो 1972 में बना था, जो एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो उसके बाद में 73 से ये शुरू किया गया था। तो वो भी याद रखना कि फर्स्ट इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1973। और 1973 में क्यों, क्योंकि 1972 में UNEP का वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद में उसको सेलिब्रेट करने के लिए अगले साल से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब आपको ऐसा रहेगा कि सर क्वेश्चन आया तो लिखेंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं आया तो भी आप इसको लिख सकते हैं, एसेज में लिख सकते हैं कि थीम प्लास्टिक पोल्यूशन पे लिख सकते हैं, आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के थीम्स पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थीम रट के मत रखना, बट इसका एक क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। तो जब भी प्लास्टिक पोल्यूशन आएगा, आपका एक तो भी पॉइंट आना चाहिए कि वे फॉरवर्ड, या हम जो एक्शंस ले रहे हैं, तो ग्लोबल एक्शंस में लिख सकते हैं कि इस बार की थीम है। गवर्नमेंट के एक्शंस में तो ठीक है, वो तो आपको पता ही है। ग्लोबल एक्शन में भी लिख दो कि हाउ वर्ल्ड इज इटसेल्फ, कि हम और कितना, तो हर साल 400 मिलियन टन हम प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर उसको R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस भी लिख दो, रिड्यूस, रीयूज़, और फिर R3 भी लिख दो, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है, तो प्रीलिम्स में आया वो क्वेश्चन है वो। तो आपके पास, मैं वही बोल रहा हूँ कि लिमिटेड नॉलेज है,
उसको अच्छे से यूज़ करो, यूजेबिलिटी उस नॉलेज की इंक्रीज़ करो। उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में इस बार 5 जून को जो था वो एक इम्पॉर्टेंट ये किया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था। तो इनिशिएटिव क्या था कि अब हम ऐसा बोल रहे कि ट्रांजिशन करना है, कुकिंग का ट्रांजिशन फ्रॉम गैस बेस्ड और फ्रॉम वुड बेस्ड टू इलेक्ट्रिक बेस्ड। तो इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ हमें जाना है। तो उसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी थी। सो उन्होंने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, दैट इज़ ई कुकिंग ट्रांजिशन, तो ये याद रखना कि उसके रिलेटेड काम भी हो रहा है, ई कुकिंग वगैरह। तो अलग अलग गवर्नमेंट के और इनिशिएटिव्स क्या है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, तो सौभाग्य स्कीम है। अभी मैं सौभाग्य क्या है वो बताता नहीं, बट आपको पता है कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलनी चाहिए गांव में मोस्टली। और ये सिर्फ इतना याद रखना कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन REC कर रहा है, इतना बेसिक याद रखना। सेकेंड है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अब ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो ग्रिड्स है अलग अलग एनर्जी की पावर ग्रिड जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क, तो वो उनको सिंक्रोनाइज करना है, सिंक्रोनाइजिंग द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस विद द कन्वेंशनल पावर सोर्सेस। तो जो पावर ग्रिड जो ट्रांसमिशन नेटवर्क बना रहा है तो उसको सिंक्रोनाइज इस तरह से करना है कि रिन्यूएबल की और ये साथ में फ्लो हो। और उसका एम भी है कि हमें सेकेंड उसके साथ में, और ये भी एम है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 50% होनी चाहिए। मतलब एक सिंपल वर्ड बोलूँ तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो 60% है वो 50% पे लाना है। और 2070 में तो हमें नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल भी होना है। उसके साथ में नेशनल स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर, नेट मीटरिंग, जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही यूज़ करो, और अगर एक्स्ट्रा है तो ग्रिड में भेज दो, उससे इनकम भी कमाओ। तो नेट मीटरिंग की कॉन्सेप्ट भी पता है। और फेम स्कीम भी बहुत है कि EV व्हीकल्स जिसमें बैटरी कॉस्ट इज़ अराउंड 40 to 50% और वो महंगा है, तो उसको थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे लाने के लिए कंज्यूमर्स और इनफैक्ट इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरर्स उनको फ़ायदा होने के लिए फेम स्कीम है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, याद रखना। सोलर अलायंस तो पता ही है, सोलर अलायंस के साथ में एक हमेशा याद रखना, तो अभी जो COP25 में हुआ है ओसोवॉग, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो ग्रिड है, एनर्जी ट्रांजिशन है, तो ये भी याद रखना। इंडिया इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, 1 सन वर्ल्ड 1 ग्रिड, ठीक है। ओसोवॉग, ये भी चीज़ें याद रखना, अच्छा है। ये लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, रिसेंटली न्यूज़ में था, सबने पढ़ा होगा। सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट विद सेफगार्ड लॉ कमीशन। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार कभी कभी हम अलग अलग एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, EPFO मान लो CAPF भी है, या मान लो स्टेट्स की भी कोई सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं। तो बस किसने हेड किया था ये इट वाज 22nd लॉ कमीशन। इट वाज हेडेड बाय द जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ही वाज अ रिटायर्ड जज, ऋतुराज अवस्थी, ही हेडेड दिस लॉ कमीशन, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ ये रिपोर्ट्स है, तो आपको समझ में आएगा ही मैं ऐसा क्यों शॉक्ड हूँ, और आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है वो देख लेंगे। सो सबसे पहले रिकमेंडेशन है कि सेक्शन 124A रहना चाहिए। तो 124A का मतलब ही आपको समझ में आया, मैं IPC की बात करूँ, इंडियन पिनल कोड। A का मतलब ये याद रखना कि ये ओरिजिनली नहीं था, ठीक है। मैकॉले ने जब बनाया तो ओरिजिनल नहीं था, इसको बाद में डाला गया था, अमेंड किया गया था। तो A मोस्टली 498A 124A A मोस्टली बाद में अमेंड किए गए। अब उन्होंने क्या बोला है यही याद रखना, इट एम्फसाइज कॉलोनियल ओरिजिन ऑफ अ लॉ डू नॉट ऑटोमेटिकली वारंट इट्स रिपील। बिल्कुल हम भी नहीं बोल रहे ऐसा कोई है होना चाहिए, बट ये खराब लॉ है, वो कॉलोनियल माइंडसेट के था। यहाँ पे वी फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट फॉलो करता है, बट ठीक है चलो। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट एंटायर इंडियन लीगल सिस्टम इंडियन लीगल सिस्टम एज अ होल कैरीज कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। तो क्या आप बात कर रहे हो कि ये रॉ निकालना है? सो दैट वाज एटीट्यूड ऑफ अ जज ऋतुराज अवस्थी। मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, नहीं, और ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं, बट कर भी रहा तो भी क्या है, उन्होंने भी क्या किया देखेंगे। अब रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि अब आप ये देखना, द कमीशन रिकमेंड्स एडिंग अ प्रोसीजरल सेफगार्ड। वो जो आपने हेडिंग पढ़ा ना, ये न्यूज़ में जो आया है, क्या न्यूज़ में है, विथ सेफगार्ड्स। तो सेफगार्ड क्या याद रखना है कि बस जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होना चाहिए, तो वो PI रैंक है, पुलिस ऑफिसर ऑफ इंस्पेक्टर रैंक। PI मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, सो पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं, बट पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक वाले ने करना चाहिए। और
उसके साथ में उनके इंक्वायरी होनी चाहिए कि हाँ सच में ऐसा हुआ है क्या नहीं। अब आप इमेजिन करो जो मिसयूज़ कर रहे हैं वो पीआई रैंक से ही तो मिसयूज़ शुरू हो रहा है, बट ठीक है चलो कोई नहीं। अब कमीशन ने बोला कि आप ना क्या कीजिए 124 का डेफिनेशन चेंज कीजिए। क्या डेफिनेशन चेंज कीजिए? टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ही सेडिशन डालेंगे। इंसाइट वायलेंस, अब आपको एक बताता हूँ, तो एक आर्टिस्ट है, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने 3 लायंस जो हमारा एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, उसकी जगह पे लायंस की जगह पे कोई और एनिमल का फोटो दिखाया था, एंड टू हाईलाइट कि हाउ आवर पॉलिटिशियंस आर। ही वॉज अरेस्टेड एंड थ्रोन टू जेल, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दिस इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल नहीं मिलती। तो वो फिर बाद में जब हायर कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, तो आपको पता ही कैसा है, जब हाई कोर्ट्स में जब आता है, जब अच्छे विद द ग्रेस ऑफ गॉड अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको अच्छे एडवोकेट्स मिलेंगे, आप अपॉइंट कर पाओगे, और फिर ये सब है। लेकिन ठीक है। और अब सबसे डेंजर ड्रेकोनियन चीज़, द रिपोर्ट हाईलाइट्स फॉर द एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पे उनको पूछा गया था कि होम मिनिस्ट्री ने उनको अपॉइंट किया कि आप बताओ कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं? द रिपोर्ट प्रपोजेस टू इंक्रीज द जेल टर्म टू मैक्सिमम 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेडिशन के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट जानी चाहिए आपने। और आज क्या बोल रहा है कि आज बोल रहा है कि 3 साल के लिए तक ठीक है, मैक्सिमम 3 साल के लिए। और ये बोल रहा है नहीं 3 साल नहीं, एक तो 7 साल, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हो आप। दैट शैलोनेस ऑफ जुडिशरी, मतलब कितना हिपोक्रेट है ये। और मैं क्यों हिपोक्रेट है, आप हमें जब जुडिशरी हम पढ़ते हैं तो हम क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है वो लोअर कोर्ट्स एज अ ऑर्डर मानते हैं कि हाँ हम उसके रेफरेंसेस देते हैं। आपको मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या ओपिनियन है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या है ये, मतलब क्यों पर्पज़ है कि ये क्या बोल रहे हैं कि कॉलोनियल लेगेसी होनी, ये कोई अच्छी, मतलब ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं कि ये सिर्फ कॉलोनियल लॉ है इसलिए। लेकिन गवर्नमेंट का, ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, देखिए 6 साल पहले का स्टेटमेंट है, प्रोग्रेस इन 21st सेंचुरी कैन नॉट बी पॉसिबल विथ 19th सेंचुरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो बोल रहे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नेंस होना चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नए लॉ से। अब आपको पता है उन्होंने ये अचीव करने के लिए, मतलब क्या हो रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनियल ऑफ स्लेवरी वॉज ऑफ गुड ऑफ वॉज नो यूज, इट वॉज ओनली फॉर एलिटिस्ट। चलो बराबर है, हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो बराबर है। और इसलिए हम नया एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। आप बोल रहे हो पुलिस स्मार्ट होनी चाहिए, उसका आपने एक्रोनिम दे दिया, पढ़ लिया, सबने समझ भी लिया और बहुत अच्छी बात है। बट नाउ अभी ये रिपोर्ट एक्सेप्ट किया है या नहीं पता नहीं, बट इफ रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड इट विल बी अ डार्क डे, ट्रस्ट मी। आपको इसके रिपरकशंस, और क्यों ये, अब मान लो वो क्या बोल रहा है, देखिए लॉ कमीशन क्या बोल रहा है कि सिर्फ कॉलोनियल लेगेसी होनी कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, ठीक है नहीं है। तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने 15th अगस्त को, वाइल ऑन 15th अगस्त एड्रेसिंग द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट, उन्होंने पंच प्राण लिए। और उसमें क्या बोला है, 15th अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को क्या बोला जा रहा है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर द गवर्नमेंट हैज स्लोली बीन स्टीयरिंग इंडिया away from these vestiges of British rule, and number of steps have been taken in process across several domains to firmly mark the identity of new India, truly freeing it from colonial legacy, colonial past। क्या क्या किया हमने, राजपथ को कर्तव्य पथ किया, हमने बोला बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, कोई गलत नहीं, कर दिया ठीक है। इन्होंने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पे स्टैचू इंस्टॉल किया इंडिया गेट पे, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, सब अच्छा है। उन्होंने नेवल मार्क एम्बलम जो पहले ब्रिटिश था, वो दिख रहा है आपको फ्लैग में, जो रेड क्रॉस है वो ब्रिटिश था, वो निकाल के उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवल म्यूटिट का डाल दिया, बहुत बढ़िया। वो इनसिग्निफिकेंट चेंज किया, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम उन्होंने क्या किया, बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक जो पहले गांधी जी को बहुत फेवरेट गाना कोई तो था, उसको चेंज करके हिंद की सेना, ए मेरे वतन के लोगों, अलग अलग कर दिए, सारे जहाँ से अच्छा, ये भी सब ठीक है, बहुत हमने वो भी सपोर्ट किया। वॉर मेमोरियल ये तो होना ही चाहिए था, अमर जवान ज्योति, ये किया। और ये सब वो स्पीच में कि हमने ये सब किया, कॉलोनियल लेगेसी चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अंडमान निकोबार आइलैंड का रीनेम कर दिया, बिल्कुल करना चाहिए था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर उसमें से नील आइलैंड जो उसको शहीद द्वीप कर दिया, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप कर दिया। फिर उन्होंने रेलवे बजट को मर्ज कर दिया, जो एक्वर्थ कमेटी ने अलग अलग बनाया था उससे
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रेलवे बजट हो गया था, वो भी मर्ज कर दिया हमने। इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है, बिबेक देब्रॉय कमेटी, चलो पढ़ा है और अच्छी चीज़ है, कोई गलत भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिवाइवल ऑफ लिटरेरी वर्क्स विच वर बैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये भी ठीक है कि अलग अलग पोएम्स है जो उनका लिटरेरी वर्क्स था जो ब्रिटिश पर्पस, मतलब क्या, ऐसा नहीं कि सब लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट लिख रहे थे, दे वेर राइटिंग अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश लोग लॉ पास करके सब कर रहा था, बराबर है। तो ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आर्टिकल जो आईपीसी का 124 है उसमें अगर सेडिशन नहीं तो उन्होंने सेडिशन ऐड किया। रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो ये वो कोई आर्बिट्ररी नहीं, वो गवर्न कर रहे हैं, एक्ट थ्रू कर रहे हैं। तो उसी तरह हाउ यू विल से टू द पीपल ऑफ इंडिया कि हम अगर इतना कॉलोनियल वेस्टेजेस को हम निकाल रहे हैं, लोकल, ठीक है, रेड रेस कोर्स रोड को हम लोकल लैंडमार्क कर रहे हैं, डलहौसी को हमने दारासी को कर दिया, बहुत है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो रही है सो इट विल बी, देखिए ओवर द लास्ट 8 years गवर्नमेंट हैज़ रिपील्ड मोर देन 1500 archaic law which were the remnants of colonial British era. Prime Minister Modi highlighted new laws should be made by abolishing the laws which have going from time of slavery. वहाँ से अगर नए लॉज बनाने हैं और ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कॉलोनियल लॉ होना ये कोई ये नहीं है। इमेजिन दे हैव अ सजेशन कि इंक्रीज कर देना चाहिए पनिशमेंट to 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सेडिशन। इतना ये है। और ये क्यों ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है तो बात कुछ और है, और जब खुद उस पोस्ट पे हो तो जुडिशरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एन आयरनी, हिपोक्रेसी की एक इंस्टीट्यूशन है। जब आप उस स्टेज पे हो तो आपको सबको एडवाइस देना है कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन जब आप नहीं हो तो आपको गवर्नमेंट को क्या चाहिए वो बताओ और वो हम कर देंगे। इट इज़ प्रोवाइडिंग लिप सर्विस टू द गवर्नमेंट इफ़ इट इज़ द केस, एंड यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। अब इसको साइड में रख के थोड़ा सा अगर यूपीसी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमें क्या है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये एक आर्ग्यूमेंट है कि 19 आर्टिकल 2 के अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इसके लिए भी हमें पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करना पड़ा था। किसको करना पड़ा था, ये 2023 के है, प्रीलिम्स में आपको सब पता ही है, लेकिन ठीक है चलो वो भी है। क्या सेकेंड, मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिससे लोग बने वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको अगर यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है तो सेडिशन लॉ हेल्प करता है, ठीक है। मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स को काम तो करना पड़ेगा ना, अगर डीपीएस पे आपको चाहिए तो काम करना पड़ेगा, इसलिए सेडिशन लॉ है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट्स है, फेवर में आपको ये लिखना है, बट द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फर्स्ट relic of colonial era। अब ये सेकेंड पॉइंट देखना, एनसीआरबी रिपोर्ट says this report highlights conviction rate for sedition cases is between 3 to 33%, 3% as low as 3%, and सबसे important the pendency cases is as high as 95% cases pending है सेडिशन के। ये एंड दैट इज कॉल, ये कैसे स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज स्ट्रिक्टली द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज अगेंस्ट दिस लॉ। In fact, many leaders, many participants of the Constituent Assembly, members of Constituent Assembly were against कि रोलैक्ट एक्ट भूल गए क्या आप, कैसे एट्रोसिटीज़ हुई थी, जालियनवाला बाग मैसेकर भूल गए क्या। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए थी, लेकिन अगेन जुडिशरी लिप सर्विस प्रोवाइड जब करता है, डिसरिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट इन द केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार करा कि सब इतना लिमिटेड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एकदम लिमिटेड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वो भी इस रिपोर्ट ने मिस कर दिया। एंड रिप्रेसिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एक मैं जजमेंट पढ़ रहा था, वन ऑफ द जजमेंट जिसमें सेडिशन का था, judge used very good word philosophy dot, it has a chilling effect on democracy, chilling effect on free speech, chilling effect, ये टर्म भूलना नहीं, याद लिखना। आप देखो लेक्चर सुन रहे हो, पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। दैट चिलिंग इफेक्ट, ये वर्ड जब आपका आंसर में आएगा, एग्जामिनर विल श्योरली गेट टू नो दैट यू आर अ वेल रेड एस्पिरेंट, ठीक है। सो ये चीज़ें थी। एक लास्ट में बस आपको बता देता हूँ, सो N.V. Ramana, the former Chief Justice of India, the use of sedition is like a giving saw to a carpenter to cut a piece of wood
but he uses it to cut the entire forest himself. If you look at the history of the use of this sedition of article of IPC of 124A, you will find that the conviction rate is very low. There is a misuse of power by executive agencies. अब ये शायद हम एग्जैक्टली नहीं कोट कर पाए, बट आप लिखो कि वेरियस जजेस अक्रॉस द केदारनाथ सिंह कब किए, 1960s किए केदारनाथ सिंह, 1962 किए, तब से वो सब चल रहा है और अभी तक ये है. And that is why I sincerely think that 22nd report of Law Commission regarding to the sedition law is just providing a lip service to the government. It has to be discarded. अगर ये एक्सेप्ट की जाती है, it will not be a good day. मेंस के आंसर में चिलिंग इफेक्ट ये वर्ड ज़रूर लिखना ऑन द फ्री स्पीच. ओके, so thank you very much. This is all for this month, this June's month's first video of the current affairs. I hope you have gained some insights from this video. आप प्लीज़ इसको शेयर भी करना, आपको और क्या चाहिए वो कमेंट करके बताना, और डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिस पे आप PDF तो मिल ही सकती है. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीक.